हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवनीत कालिया। मैं एक क्वालिफाइड इंजीनियर हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनके हाउस इट। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 बोइंग 787 का जो अभी अहमदाबाद में रिसेंटली एयर क्रैश हुआ था, वो एक इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही सिवियर एयर एक्सीडेंट था। इसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद AAIB ने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी की अभी 2-3 दिन पहले। इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में है क्या, और क्या ये रिपोर्ट उतनी ही सीरियसली बनाई गई जितना सीरियस ये एयर एक्सीडेंट था? क्या पायलट्स का भी कोई रोल था इस एयर एक्सीडेंट में, जैसा कि फॉरेन मीडिया एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है? या बोइंग ही इसमें रिस्पॉन्सिबल था? इस एयरक्राफ्ट में कोई कमियां थी, या मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स थी, या फिर क्वालिटी इश्यूज थे? और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ होगा, क्या रीजंस हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो इससे पहले मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी इसी एयर क्रैश के बारे में, वो ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, और उसको आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरी ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगी, पार्ट ए और पार्ट बी। हादसे के बाद एज पर रूल्स एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है उस कंट्री द्वारा जहाँ पे वो क्रैश हुआ होता है। तो इंडिया में भी AAIB ने ये इन्वेस्टिगेशन की और रिपोर्ट सबमिट की। ये रिपोर्ट 1 महीने के अंदर अंदर आनी होती है आफ्टर द एक्सीडेंट। तो एग्जैक्ट 30th डे को रात के 12-1 बजे के करीब ये रिपोर्ट जारी की गई। AAIB मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये इंडिया की एक एजेंसी है, और ये ही जो है वो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट्स देती है। तो प्रिलिमिनरी एक रिपोर्ट होती है जो कि अभी दे दी गई है, रिलीज कर दी गई है, और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होती है जो अभी तक की सारी फाइंडिंग्स 1 महीने के अंदर अंदर जो हुई है उसके बारे में डिटेल आउट करती है। तो अब हम प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है ये 15 पेजेस की रिपोर्ट है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स और डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे क्या क्या है वो हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पेज पे इसके तो एक जस्ट हेडिंग है कि काय की रिपोर्ट है ये, जैसे कि आप मेरे साइड पे देख सकते हैं। सेकंड पेज पे फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा एक ब्रीफ दिया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों की जाती है। ये उन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है कि ये ऑब्जेक्टिव इसका ये है, ये इन्वेस्टिगेशन करने का, कि आगे से कोई भी एयरक्राफ्ट हो उसमें कोई इंप्रूवमेंट लाई जा सके जिससे कि ये फ्लाइट्स और सेफ बनाई जा सकें। ये पर्पस है इन्वेस्टिगेशंस का होता है, ना कि किसी को ब्लेम करना। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने ये कंटेंट्स दिए हुए हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट्स है, इसका मैटर क्या क्या है। और उसके बाद फर्स्ट जो मेन जो रिपोर्ट है वो 4th नंबर पेज से स्टार्ट होती है, और उसमें एक पहला पैरा है जो उसमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, एक टेबुलर फॉर्म में जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, कब हुआ, कौन कितने पायलट्स थे, कितने लोगों को इंजरी हुई, कितने पैसेंजर थे, ये सब कुछ है। फिर सेकंड पैरा में उन्होंने बैकग्राउंड दिया हुआ है इसमें कि हुआ क्या था उस दिन, कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुई थी, जैसे फ्लाइट उड़ी, फ्लाइट उड़ने के बाद कितने बजे कितनी कितने क्या क्या हुआ फ्लाइट के साथ, और उसके बाद टीम गठित की गई, उस टीम में कौन कौन मेंबर्स थे, किसने की टीम बनाई और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये वाली, और AIB के अलावा और कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट्स या पर्सन्स इसमें इंक्लूड किए गए, ये इसमें लिखा गया है। और थर्ड पैरा में इन्होंने मेंशन किया है कि कितने लोगों को इंजरीज हुई, कितने लोगों को इंजरीज हुई, फेटल इंजरी थी या कितने क्या क्या इंजरी हुई, कितने लोगों को क्या क्या हुआ, ये इसमें लिखा हुआ है इंजरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर 4th पैरा में इन्होंने एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, कितने इंजन्स थे, उसका मेक क्या था, कहाँ पे रजिस्टर हुआ था, किस कंपनी ओन करती थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, इंजन कितने टाइप्स के थे, इंजन के नंबर थे, ये सब कुछ उन्होंने, कब कब इंजन का ये ओवरऑलिंग हुई है, क्या क्या हुआ, सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है इन्होंने टेबुलर फॉर्म में। और इंजन्स के बारे में उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में लिखा हुआ है कि एयरवर्दीनेस इसकी कब चेक की गई थी, फ्यूल कंट्रोल लॉकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो वो हम बाद में डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। 5th में पैरा में डैमेजेस कौन कौन से हुए थे आफ्टर द एयर क्रैश,
और कहाँ पे कितना एक्सटेंट था डैमेज का, कहाँ बिल्डिंग्स, कितनी बिल्डिंग्स को कहाँ पे नुकसान हुआ था, पिक्चर्स उन्होंने दिखाई गई हैं इसमें, किस किस एरिया पे जो डैमेज हुआ था। 6th पैरा में इन्होंने रैकेज और इम्पैक्ट कि रैकेज जो है, इसका मतलब पार्ट्स जो हैं टूटे हुए एयरक्राफ्ट के, वो कहाँ से इन्होंने उठाए और कहाँ पे इनको लोकेटेड थे, वो पिक्चर्स के थ्रू इन्होंने थोड़ा सा बताया है इसमें कि कहाँ से हमने वो पार्ट्स उठाए। फिर इसके बाद ये सारी पिक्चर्स उन्होंने दी हुई हैं, एक दो तीन पेजेस में कवर की हुई हैं, बिल्डिंग के भी और सारे। मेन इसमें एक दो पिक्चर्स उन्होंने दिया हुआ है फ्यूल स्विच का, फ्यूल स्विच की पिक्चर भी दी हुई है, और वो सेपरेटली अलग से उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे फ्यूल स्विच के बारे में। 7th पैरा में इन्होंने पायलट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन है कि जेंडर क्या था, लाइसेंस कब का था, कब लाइसेंस रिन्यू हुआ था, कब उनका हेल्थ चेकअप हुआ था, कितने फ्लाइंग आवर्स थे, इस टाइप की चीज़ें उनकी मेंशन की हुई हैं। और 8th पैरा में मीटेरोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, वेदर से रिलेटेड, छोटा सा टेबल दिया हुआ है, उसमें वेदर से रिलेटेड है, ये साइड बाय साइड आप इसको देख भी सकते हैं। और 9th पैरा में एरोड्रोम के बारे में है, एयरपोर्ट के बारे में, कि कितनी लेंथ थी और ओरिएंटेशन क्या है, किस एंगल पे है, ये सब कुछ छोटा सा एक टेबल बनाया हुआ है। 10th में कम्युनिकेशंस जो हुई, कितने बजे एटीसी के साथ क्या क्या बात कम्युनिकेशन हुई, कितने बजे क्या क्या उनकी कम्युनिकेशन हुई, वो एक छोटे से टेबल में उन्होंने दी हुई है। 11th पैरा में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के बारे में थोड़ा सा अलग से डिटेल में दिया हुआ थोड़ा सा, कि उनकी एक तो पिक्चर दी हुई है, वो जले हुए थे, उनका डैमेज कितना हुआ था, उसकी एक पिक्चर है, वो दी हुई है, और वो कहाँ पे लोकेटेड थे। जैसा कि जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स होते हैं, ये जो दोनों होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर आगे नोज में होता है, और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है वो एयरप्लेन की टेल में होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने लिया है कि कैसे उसको रिट्रीव किया, कहाँ से मिले, किस किस दिन को मिले, और ये सब कुछ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के बारे में, और कितना डेटा उससे इन्होंने रिट्रीव किया। तो 12th जो इनका पैरा है, उसमें एक्सीडेंटल फ्लाइट के बारे में लिखा है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन उसमें वो फ्लाइट कैसे टेक ऑफ की थी, और कितने बजे क्या क्या हुआ उस फ्लाइट के साथ, कब इंजन चला, क्या हुआ, कितनी हाइट गेन की, कितनी पे उसने क्या स्पीड पकड़ी, ये वो सारा इन्होंने उसमें डिटेल दी हुई है क्रैश होने तक की। रैट कब नीचे आया वो तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन रैट ने काम करना कब से शुरू किया वो टाइमिंग इन्होंने दी हुई है, तो ये भी एक पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे। 13th पॉइंट में इन्होंने लिखा है, पैरा में लिखा है प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे कैरी आउट इन्होंने किया, कि रैकेज उठाया, फिर बोथ इंजन्स को उन्होंने रिट्रीव किया, फिर ऐसे सैंपल लिए, फिर डेटा रिट्रीव किया। तो ये सब कुछ स्टेप्स जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में किए, वो इन्होंने बुलेट मार्क्स के थ्रू इन्होंने इसमें मेंशन किए हुए हैं। तो ये है इनकी रिपोर्ट, जो कि 15 पेजेस की है, सबमिट की इन्होंने बिटवीन 11th एंड 12th जुलाई को, रात को मिडनाइट के करीब इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की है। विद इन 30 डेज इनको ये रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, और 30th डे 11th था, और 11th और 12 के बीच में रात को इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की। अब ये रिपोर्ट तो मैंने आपको बता दी कि ये रिपोर्ट आपने भी देख ली, ये रिपोर्ट है जो 15 पेज की रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की है। उस रिपोर्ट को अब हम देखें, क्या ये रिपोर्ट परफेक्ट है, इसमें कोई कमियां तो नहीं है, कमियां हैं तो वो क्या है, वो मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये है कि ये रिपोर्ट लास्ट डे बीत जाने के बाद रात के समय रिलीज की गई, मतलब 11 और 12 के बीच में, रात के 12-1 बजे के करीब। ऐसा क्यों? दूसरी बात, रिपोर्ट के रिलीज होने से पहले ही फॉरेन मीडिया में ये चीजें उड़ने लग गई थी, आने लग गई थी कि ये इसके फ्यूल स्विचेस को ऑफ किया गया, या स्विचेस ऑफ हो गए थे। तो वहां से पहले से ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने। ऐसा क्यों? उनको क्या रिपोर्ट पहले ही पता लग गई थी? अमेरिकन मीडिया तो यही कोशिश कर रहा था शुरू से ही, और उन्होंने नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया था कि किसी तरह से ये चीज हो जाए कि बोइंग को क्लीन चिट मिल जाए, बोइंग निकल जाए बीच में से, और पायलट के ऊपर, जो कि बेचारे हैं नहीं दुनिया में इस समय, उनके ऊपर ब्लेम डाल दिया जाए किसी भी तरह से। तो वो शुरू से ही एक फॉरेन मीडिया ने अपना एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा रिपोर्ट में भी बहुत सारे एरर्स हैं, मे बी टाइपोग्राफिकल भी हो सकते हैं या डेलिबरेट भी हो सकते हैं। तो वो भी हम देखते हैं कि रिपोर्ट में कहाँ पे क्या क्या कमियां हैं। पैरा नंबर 2 और पेज नंबर 5, उसमें ये बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन टीम में कौन कौन से और लोग शामिल थे। उनमें एक चीज ये नोट करने वाली है, ये भी आगे बात होगी इसके बारे में भी, एक्सपीरियंस्ड
कोट, experienced pilots, aviation medicine specialists, aviation psychologists, apart from और भी लिखे हुए हैं ये 3। एंड जबकि इंडियन पायलट एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज भी इशू किया और अपनी रिप्रेजेंटेशन भी दी है कि इस रिपोर्ट को बनाने में कोई भी बोइंग 787 का एक्सपीरियंस्ड पायलट नहीं उसको शामिल किया गया। अब इसी ने लिखा है द डाउनलोडेड फ्लाइट डेटा कंटेन्ड अप्रोक्सीमेटली 49 आवर्स ऑफ फ्लाइट डेटा एंड सिक्स फ्लाइट्स इंक्लूडिंग द इवेंट फ्लाइट। मतलब डेटा पूरा था इनके पास, पूरा आ गया इनके पास, अवेलेबल था, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट में इन्होंने पूरा वर्बेटिम क्यों नहीं उसका जो दिया गया कि पायलट से बात क्या क्या होती रही, क्या वो चीज इन्होंने इसमें कवर, इसमें मेंशन क्यों नहीं की है, वो वाली वर्ड टू वर्ड। पायलट ने ये बोला, फिर उसने ये बोला, फिर दूसरे पायलट ने ये बोला, वो भी मेंशन होना चाहिए था, जो कि इसमें कमी है, वो नहीं मेंशन किया गया। और कई जगह पे इस रिपोर्ट में बड़ी वेग टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो कि पैरा नंबर है 12 और 14 नंबर पेज पे इन्होंने मेंशन किया है द एयरक्राफ्ट अचीव्ड मैक्सिमम रिकॉर्डेड एयर स्पीड ऑफ 180 नॉट्स एट अबाउट इतना UTC and immediately thereafter engine 1 and engine 2 fuel cutoff switches transitioned from run to off position। मतलब यह है कि immediately thereafter, पहले तो आपको टाइम एक एक सेकंड्स में आप टाइम नोट कर लिख रहे हो, उसमें इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे ये इस स्पीड को इसने अचीव किया, लेकिन स्विच कब बंद हुए, इमीडिएटली देयर आफ्टर, जबकि आपके पास टाइम होगा उसका कि स्विचेस कब बंद किए गए, कितने बजे, वो आपने मेंशन ही नहीं किया। वो मेंशन करना होता है, करना चाहिए था कि इतने बजे आपने मैक्सिमम स्पीड, इतने बजे स्विचेस ऑफ हुए, इतने बजे स्विच ऑन किए गए, उसमें इमीडिएटली देयर आफ्टर। चलो बात खत्म। इमीडिएटली का तो 1 सेकंड भी हो सकता है, 2 सेकंड भी हो सकता है, 4 सेकंड भी हो सकता है, और एक एक सेकंड यहाँ पे काउंट करता है, एक एक सेकंड के हिसाब से फ्लाइट चलती है, ना कि ये इमीडिएटली देयर आफ्टर मतलब 5 सेकंड के बाद कितने बजे बंद किया था भाई स्विच, ये तो बताओ। वो नहीं बताया। ये तो बताया इन्होंने कि पहला इंजन 1 का जो स्विच है और इंजन 2 का स्विच है उसमें 1 सेकंड का डिफरेंस था, वहां पे तो बता रहे हैं ये, लेकिन उधर इमीडिएटली देयर आफ्टर क्यों कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो स्पीड अटेन हुई उसके इमीडिएटली देयर आफ्टर, वहां पे क्यों नहीं टाइम बता रहे आप, बताओ ना वहां पे। फिर आगे देखो कि कितनी वेग से टर्मिनोलॉजी यूज की है इन्होंने इसी पैरा में आगे। द इंजन N1 एंड N2 began to decrease from their takeoff values। अब ये भी एक पॉइंट है, N1 and N2 began to decrease from takeoff values for engine। अब ये कौन से इंजन में हुआ, ये भी नहीं मेंशन किया, लेफ्ट वाले में कि राइट में। इंजन तो लिखा है, इंजन भी नहीं लिखा, इंजन लिखा है। N1 और N2 एक इंजन की होती हैं वैल्यूज, जो कि उसकी रोटेशनल स्पीड की होती हैं, उसमें 2 एक्सेस होते हैं, दोनों एक्सेस की एक्सेल्स की वो स्पीड होती है N1 और N2, एक ही इंजन की। तो किस इंजन की बात हो रही है, ये N1 और N2, ये इन्होंने मेंशन ही नहीं किया। इंजन N1 एंड N2 स्टार्टेड टू डिक्रीज, बस बात खत्म। कौन से इंजन की बात हो रही है भाई, लेफ्ट की या राइट की या दोनों की, कुछ नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो पायलट की कन्वर्सेशन थी वो इन्होंने एज इट इज उसमें रिकॉर्ड इसमें मेंशन नहीं करी हुई है, इन्होंने सिर्फ एक लाइन लिख दी है इसके बाद। देखो, द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग वन ऑफ द पायलट इज हर्ड आस्किंग द अदर पायलट ऑफिसर व्हाई डिड ही कट ऑफ, बस दैट्स ऑल। एक पायलट ने दूसरे पायलट को पूछा, बोला व्हाई डिड यू कट ऑफ। ये जो इन्होंने लैंग्वेज यूज की है इस रिपोर्ट को बनाने में, ये वाली लैंग्वेज से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा व्हाई डिड यू कट ऑफ, ना ये मेंशन्ड है कौन से पायलट ने, ना ये मेंशन्ड है कितने बजे ये बात हुई, किस टाइम पे हुई ये बात, कब उसने ये बोला व्हाई डिड यू कट ऑफ, वो मेंशन्ड ही नहीं है। ये लूप होल है इस रिपोर्ट में, जबकि होना चाहिए था कि इतने बजे फ्यूल कट ऑफ स्विच ऑफ हुआ, इतने बजे उसने ये बात की, इतने बजे वो हुआ, क्योंकि इंटरलिंक्ड है ये सारे इवेंट्स, लेकिन बीच बीच में से गैप्स हैं जो कि फिल नहीं हो रहे हैं। अब ये जो चीज है, ये वाली जो बात बोली व्हाई डिड यू कट ऑफ, इसका क्या मतलब, क्या निकालेंगे हम मतलब इसका। व्हाई डिड यू कट ऑफ द एयर कंडीशन स्विच, व्हाई डिड यू कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई, किस चीज को बोल रहे हो आप, व्हाई डिड यू कट ऑफ द थ्रॉटल,
किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? कुछ नहीं। व्हाई डिड यू कट ऑफ? इससे हम ये हम अपनी तरफ से सोच लें कि ये स्विच की बात हो रही है जी। और किस पायलट ने किसको बोली वो भी नहीं, वो भी छुपा लिया गया, वो भी नहीं बताया हुआ। फिर से एक वही वेग टर्मिनोलॉजी। द सीसीटीवी फुटेज obtained from the airport showed ram air turbine getting turbine मतलब ram air turbine भी जिसको बोलते हैं, getting deployed during the initial climb immediately after lift off। बस कि रैट कब डिप्लॉय हुआ, हमने वीडियो से देखा है जी कि वो रैट इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ। जबकि आपके पास अब वो तो एक लेमैन के लिए है कि जो हमारे जैसा कोई आम आदमी देख रहा है कि हाँ जी तो टेक ऑफ हुआ और रैट नीचे आ गया, लेकिन टाइमिंग तो होगा कुछ, वो एयरक्राफ्ट के डेटा में सब रिकॉर्डेड होता है। तो वो डेटा के अनुसार वो टाइमिंग क्या था, ये रिपोर्ट तो ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी अनजान आदमी ने बना दी है जिसको कि पता ही नहीं है कुछ भी। वो टाइम क्या था कि जब रैट डिप्लॉय हुआ, रैट कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पे रैट नीचे आया, तो वो सारी लिंक होंगी ना सिचुएशंस। फिर एक ले में वेग सी टर्म यूज कर दी इन्होंने। द एयरक्राफ्ट स्टार्टेड टू लूज ऑल्टीट्यूड बिफोर क्रॉसिंग द एयरपोर्ट पेरीमीटर वॉल। मतलब मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड कब हुआ, कब कितने बजे उसने मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड गेन किया और उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो गया, कितने बजे? ये तो एक जनरल सी बात है, ये होनी चाहिए थी रिपोर्ट में, उनके पास डेटा भी होगा, लेकिन नहीं मेंशन किया हुआ। क्या लिखा हुआ है? जब वो एयरक्राफ्ट वॉल की जो वॉल थी ना जी वहां तक पहुंचा, उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो गया। कोई हाईली क्वालिफाइड हाईली टेक्निकल आदमी ऐसी रिपोर्ट बनाएगा क्या? ये एक टेक्निकल रिपोर्ट तो बन लग ही नहीं रही है। इससे आप क्या इन्फ्रेंस निकालेंगे कि मैक्सिमम हाइट उसने कब गेन की थी? आप कुछ भी नहीं इससे इन्फ्रेंस निकाल सकते, क्योंकि इसको भी आपने दूसरे चीजों के साथ लिंक करना है, आप लिंक ही नहीं कर पाओगे। कैसे लिंक कर पाओगे कि मैक्सिमम हाइट कब अटेन की थी उसने? दैट मीन्स मैक्सिमम हाइट कब अटेन की थी कि इंजन की पावर कब तक चल मिल रही थी उसको, और कब तक उसको इनर्शिया मिला, कब तक उसने हाइट गेन की उस थ्रस्ट की वजह से, कुछ नहीं पता लग रहा है इसमें। आगे इन्होंने ये लिखा है, रैट हाइड्रोलिक पंप बिगैन सप्लाइंग हाइड्रोलिक पावर एट इतने इतने बजे। ये तो लिख दिया कि रैट दो तरह की पावर्स को सप्लाई करना शुरू करता है, पहले वो हाइड्रोलिक पावर और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर। तो ये दो चीजें जब वो टर्बाइन उसका घूमता है हवा में तो वो रैट पावर सप्लाई शुरू कर देता है। तो हाइड्रोलिक पावर उसने शुरू कर दी ये इतने बजे, ये इन्होंने लिखा है, लेकिन नीचे कब आया वो नहीं लिखा है, वो लूपहोल रह गया, वो बीच में गोलमोल मार दिया उसको। और फेडेक का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। फेडेक का मतलब है फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, डिजिटल की जगह उधर डुअल लिखा हुआ है। तो ये इससे पता चलता है कि रिपोर्ट कितनी जल्दी जल्दी बनाई गई थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जो इस रिपोर्ट में नोट करने वाला है। रिपोर्ट का पर्पस क्या है? रिपोर्ट का पर्पस है ना तो आप किसी को ब्लेम करोगे, ना ही किसी को क्लीन चिट दोगे। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में क्या होता है, जितना जितना जो जो इन्वेस्टिगेशन हुई उससे जो जो हमें समझ में आया हमने वो इसमें लिखना होता है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में सिर्फ जो जो फाइंडिंग्स होती हैं वो लिखा जाता है, ना किसी को बताया जाता है कि ये रीजन से ये हुआ था, ना ये बताया जाता है कि ये रीजन से नहीं हुआ था। तो ये जस्ट फाइंडिंग्स को लाने के लिए प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट होती है 1-1.5 साल बाद, वो फिर कॉम्प्रिहेंसिव पूरी होती है सब कुछ स्टडी करने के बाद। तो इस स्टेज में ये क्या बोल रहे हैं, 13 नंबर पैरा लास्ट पेज पे जहां पे प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसमें इन्होंने लास्ट का सेकंड लास्ट बुलेट मार्क पे लिखा है, एट दिस स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन देयर आर नो रिकमेंडेड एक्शन टू बोइंग 787 एंड और जीई दिस इज इंजन ऑपरेटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। मतलब इस स्टेज पे कोई भी एक्शन रिकमेंडेड नहीं है। ये लाइन लिखने की जरूरत क्या थी? वैसे लिखने की जरूरत ना भी लिखते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन लिखिए, एट दिस स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन देयर आर नो रिकमेंडेड एक्शंस टू बी टेकन अगेंस्ट किनके, बोइंग के या इंजन मैन्युफैक्चरर्स, जी जो इंजन मैन्युफैक्चरर्स के, मतलब उनको क्लीन चिट दे दी एट दिस स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं बनता, उनका कोई रोल नहीं था इसमें, बोइंग का भी कोई रोल नहीं था और इंजन मैन्युफैक्चरर्स का भी कोई नहीं था। तो वो तो उनके खिलाफ कोई रेकमेंडेड हम एक्शन नहीं रेकमेंड करते इसमें। लिखने की ना भी लिखते तो क्या था, लेकिन लिखा गया है। क्यों? ये क्यों लिखा गया है आप सोचिए। और EICAS
engine indicating and crew alert system। इसकी कोई मेंशन नहीं है इस रिपोर्ट में। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्योंकि इसमें क्या है कि इंजन की तरफ से कोई वार्निंग्स आ रही होती हैं तो वो रिकॉर्ड की होती हैं इसमें। इस सारी रिपोर्ट में ऐसा डेटा है जिनको डिटेल में दिया गया है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन उसको डिटेल में दे दिया गया है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा था जिससे कुछ आप इन्फ्रेंस निकाल सकते थे वो डिटेल नहीं दी गई है। जैसे रैट कब नीचे आया, मैक्सिमम हाइट कब अचीव की, इंजन के फेल कब हुए इनके अकॉर्डिंगली, और व्हाई डिड यू शट ऑफ, वो वाले जो पायलट ने बोला वो कब बोला। तो वो चीजें तो नहीं दी गई जिससे कि आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो कि क्या हुआ होगा। लेकिन वो सब कुछ फालतू का बहुत सारा डेटा दे दिया गया है उसको बड़ा बनाने के लिए। रिपोर्ट को रिपोर्ट के पहले ही लिख दिया गया है, फॉरवर्ड में लिखा हुआ है जो कि ये एक इंफॉर्मेशन इज प्रिलिमिनरी एंड सब्जेक्ट टू चेंज, बाद में बदल भी सकती है ये इसमें जो इन्फॉर्मेशन है। तो जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो तो सही दे दो ना, तो वो तो सच्चाई होती है। इन्फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट टू चेंज का क्या मतलब है? कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने दी है जो कि चेंज हो सकती है सब्जेक्ट टू? क्योंकि आपने कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन दी है बीच में कि बोइंग को आपने क्लीन चिट दे दी या आपने इंजन वाले को क्लीन चिट दे दी जो कि शामिल ही नहीं होनी थी इस रिपोर्ट में, वो तो आपने दे दी। मतलब दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज के कल को कुछ ज़्यादा हुआ तो हम उसको चेंज कर देंगे। इसमें तो वो चीज़ें होती हैं प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में जो कि सब्जेक्ट टू चेंज वाली बात ही नहीं है। इतने बजे फ्लाइट उड़ी, इतने बजे उसने ये बोला, इतने बजे उसने ये बोला, फलाने ने ये किया, फ्लाइट इतने बजे मैक्सिमम हाइट पे गई, उसके बाद नीचे गई, हमने वहाँ से ये लिया, वहाँ से डेटा रिट्रीव किया, सब्जेक्ट टू चेंज होना था? कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स डाले हुए हैं जो कि ऐसा लगता है कि रिपोर्ट किसी एक्सपर्ट्स ने नहीं बनाई है, एक बिल्कुल कच्चे आदमी ने बना दी है जिसको की नॉलेज ही नहीं है, जो कि उस टीम में पता नहीं कौन कौन शामिल थे और किस ढंग से जल्दबाजी में बनाई गई है। लिख दो ये लाइन के चलो बाद में चेंज हो जाएगी कोई बात नहीं, अभी तो सबमिट करो, 30 दिन में देनी थी, बस ऐसे किया गया अभी तक तो ये लगता है। तो अब आपने बताना है कि ये रिपोर्ट परफेक्ट है कि नहीं, क्या इसको जानबूझ के इस तरह से बनाया गया है या ये गलती से बनी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट्स लिखिएगा और इस वीडियो का पार्ट बी ज़रूर देखना जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि एक्चुअल में पायलट रिस्पॉन्सिबल था या एयरक्राफ्ट यानी कि बोइंग। सी यू सून।